सीन की शुरुआत होती है मैनेजर शॉ मुस्कुराते हुए मैनेजर वोंग के ऑफिस की ओर बढ़ रहा था। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने कहा, मैनेजर वोंग, मैंने एक बहुत ही प्रॉमिसिंग लड़का खोजा है। नाम है सू जिंगमिंग। वो अकेले ही इतना लूट लेकर आया जितना दर्जनों टीमें मिलकर भी नहीं ला पाईं। वोंग का चेहरा तुरंत बदल गया। सू जिंगमिंग? उसने दोहराया, आंखों में हल्की हैरानी और क्यूरियोसिटी के साथ। वो अपनी डेस्क पर बैठा, लैपटॉप खोला और डेटाबेस खंगालने लगा। कुछ देर बाद उसकी नज़र स्क्रीन पर जमी रह गई। चेहरे का भाव अचानक गंभीर हो गया। मिस्टर श्याओ, उसने गहरी आवाज में कहा, ये सू जिंगमिंग जिसे तुमने देखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। अगर वो दोबारा बेस पर आए तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। श्याओ सीधा खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट थी। अंडरस्टूड मैनेजर वोंग, उसने कहा, लेकिन आवाज में थोड़ी कंपकंपी थी। जैसे ही वोंग वहां से निकला, श्याओ ने धीरे से खुद से कहा, आखिर ये सू जिंगमिंग है कौन, जिसने पुराने वोंग जैसे आदमी को इतना एक्साइटेड कर दिया? लगता है ये कोई बहुत बड़ा आदमी है। अब इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। दूसरी ओर मैनेजर वोंग अपने प्राइवेट ऑफिस में पहुंचा। वो कुर्सी पर झुकते हुए हल्के से मुस्कुराया। तो एक और डिसाइपल ऑफ योंग जिंगथियन मेरे बेस में आ गया है। उसने जिंगमिंग का रिकॉर्ड दोबारा खोला, फाइल पर नजर गड़ाते हुए बुदबुदाया, ऑलरेडी सेकंड लेवल, और इसकी टैलेंट तो लुओमिंग से भी आगे है। वोंग लुओमिंग को अच्छी तरह जानता था, योंग जिंगथियन का सीनियर डिसाइपल, जिसे पहले से ही मॉन्स्टर इन स्ट्रेंथ कहा जाता था। लेकिन सू जिंगमिंग उससे भी आगे। ये तो सच में हैरान कर देने वाला था। वोंग ने धीरे से कहा, ऐसी टेरिफाइंग टैलेंट वाले इंसान से कभी दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। कुछ देर बाद जिंगमिंग आराम से मार्केट में घूम रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, मुझे एक ए स्पेस रिंग चाहिए ताकि मैं इन सारी चीजों को ठीक से रख सकूं, जिसकी कीमत ओवर 10 मिलियन थी। उसने भौहें चढ़ाईं। सिर्फ एक सूटकेस जितना सामान समाएगा और ओवर 10 मिलियन। बेतुका, और कितना कन्वीनियंट भी है। वह मेज पर उंगलियां थपथपाते हुए सोचने लगा, कहीं बड़ा स्पेस रिंग तो नहीं बनाया जाता जो एक स्पीयर तक रख सके। ठीक उसी समय उसकी फोन वाइब्रेट हुई। वोंग ने स्क्रीन देखा और भौहें उठाईं। उसका पुराना रूममेट कॉल कर रहा था। ऑन द अदर साइड सू जिंगमिंग ने फोन उठाया। ब्रदर मिंग, कितने दिन हो गए? उस आदमी ने खुश अंदाज में कहा। कब वापस आ रहे हो स्कूल? जिंगमिंग एक पल के लिए चौंक गया। प्रॉब्ली इन हाफ अ मंथ, उसने उत्तर दिया। पर तभी उसने हवा में अजीब सी तना हुआपन महसूस किया। पास ही कुछ मार्शल आर्टिस्ट्स इकट्ठा हो रहे थे। हर एक से एक खतरनाक किलिंग इंटेंट निकल रही थी। ये आम लोग नहीं थे, वे मैनेजर श्याओ के भेजे हुए लोग थे, और वे आदेश वोंग चोंग के, उसी अहंकारी शख्स के थे जिसे जिंगमिंग ने पहले हराया था। अब क्रिपल्ड होकर व्हीलचेयर पर बैठा हुआ वोंग चोंग शर्म और गुस्से से जल रहा था। उसने कसम खाई थी कि किसी भी कीमत पर बदला लेगा। वह व्हीलचेयर पर बैठकर नफरत से मुंह सुलटाए कई ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट्स से घिरा हुआ था। उसकी उंगली स्क्रीन की उस तस्वीर की ओर उठी जिस पर सू जिंग का चेहरा था। वो है, उसने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारा टारगेट वही है। उसके हाथ पांव तोड़ दो, फिर उसे मेरे पास लाओ। समूह के नेता ने झुककर कहा, अंडरस्टूड। इसी बीच सू जिंगमिंग को बिल्कुल भी पता नहीं था कि खामोशी से खतरा पास आ चुका है। वह अभी भी अपने पुराने दोस्त वोंग ताओ से कॉल पर बात कर रहा था, जिसने कहा, वैसे जिस महीने तुम नहीं थे, अकादमी में एक नया छात्र आया है। वो पहले से ही काफी फेमस हो चुका है। जैसे ही वोंग ताओ कुछ बोलने वाला था, अचानक उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने पूछा, हे, क्या हुआ जिंग? तू अचानक इतना चुप क्यों हो गया? जिंगमिंग ने सिर हल्के से हिलाया। कुछ नहीं, बस यूं ही। उसका चेहरा काम था, लेकिन आंखों में कुछ और चल रहा था। उसी वक्त कुछ डिस्टेंस पर काले कपड़ों में लिपटे कई लोग एक नैरो एली में छिपे हुए थे। उनका लीडर धीमी आवाज में बोला, सब तैयार रहो, टारगेट अब एली में प्रवेश कर चुका है। सामने खड़ी लड़की ने सिर हिलाया। हाई जिंग, एनालिसिस शुरू करो।
वो तुरंत अपना स्कैनर एक्टिवेट करती है और डेटा कैप्टन तक पहुंचाती है। पास खड़ा एक मास्क्ड आदमी हंसते हुए बोला, कैप्टन, क्या आप ज्यादा कॉशियस नहीं हो रहे? वो तो बस फर्स्ट लेवल एबिलिटी यूजर है, उससे क्या खतरा होगा? लेकिन उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही हाई जिंग ने अचानक एक तेज सांस ली। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं और वो सिर पकड़कर पीछे हट गई। कैप्टन ने भौहें सिकोड़ी। क्या हुआ? वो कांपते हुए बोली, सर, आप खुद देखिए। उसने अपना विजन फीड पूरी टीम को दिखाया। सबके वाइजर्स पर वही इमेज उभरी, एक ब्लाइंडिंग लाइट, इतनी तेज कि सबकी आंखें चकाचौंध हो गईं। कैप्टन बुदबुदाया, जितनी ज्यादा स्पिरिचुअल परसेप्शन होती है उतनी ही तेज रोशनी दिखाई देती है, लेकिन ये तो हद से ज्यादा ब्राइट है। टीम के एक सदस्य ने चिल्लाकर कहा, इम्पॉसिबल, ये एनर्जी मेरे जैसे लेवल 2 अपर रैंक से दर्जनों गुना ज्यादा है। दूसरा बोला, ऐसा आदमी तो अकेले हमारी पूरी टीम को खत्म कर सकता है। सबके चेहरों पर अब डर साफ झलक रहा था और उसी सन्नाटे में कदमों की धीमी आहट एले के अंदर गूंजी। सू जिंगमिंग अब उनके सामने था। गली के आसपास खड़ी पूरी स्क्वाड में आतंक फैल गया। धीरे धीरे हवा में पर्पल लाइटनिंग की हल्की लहरें चमकने लगीं। वो थी जिंग की दबाई हुई ऑरा, जो अब हवा में रिसने लगी थी। कैप्टन के चेहरे पर ठंडा पसीना बहने लगा। मिशन अबॉर्ट करो, हम पीछे हट रहे हैं। उसी वक्त सड़क के दूसरी तरफ सू जिंगमिंग ने भौहें सिकोड़ लीं। उसे महसूस हुआ कुछ ऑरास अचानक गायब हो गई हैं। वो बुदबुदाया, क्या हो रहा है? ये सब भाग क्यों गए? फिर उसकी आंखों में हल्की सी अंधेरी चमक आई। इस बेस में सिर्फ एक इंसान है जो मुझसे नफरत रखता है, शाओचुंग। वो अब तक बदला लेने से बाज नहीं आया। जिंग के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। वो कभी नहीं सीखता। अगली बार मैं उसे ऐसा सबक दूंगा कि वो मेरा नाम कभी ना भूले। इसी बीच दूसरी तरफ वॉन्ग चोंगलिन अचानक किसी जोरदार थप्पड़ से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी व्हीलचेयर पलट गई थी। वो चीख उठा, क्या कर रहे हो तुम? स्क्वाड कैप्टन ने उसे घूरते हुए कहा, तू पूछने की हिम्मत करता है? जो टारगेट तूने बताया था वो लेवल 1 बिगिनर नहीं था, वो सेकंड लेवल का था और ताकत में तो तीसरे रैंक के बराबर। उसकी आवाज ठंडी थी। तुझे अंदाजा भी है हम लोगों के साथ क्या होने वाला था? वॉन्ग चोंग के मुंह से खून बह निकला। वो हकलाते हुए बोला, क्या? यह असंभव है। सिर्फ 1 महीने में कोई इतनी तेजी से कैसे एडवांस कर सकता है? कैप्टन ने बिना उसकी बात सुने ठंडी नजर डाली। अब जो भी होगा उसका जिम्मेदार तू खुद होगा। हम इस बात को यहीं खत्म नहीं करेंगे, कैप्टन ने ठंडे स्वर में कहा। चलिए खुद मैनेजर शाओ से बात करते हैं। कुछ ही मिनटों बाद वो लोग गुस्से में शाओ के ऑफिस में दाखिल हुए। मैनेजर शाओ ने सिर उठाया, थोड़ा हैरान होकर पूछा, इतनी जल्दी लौट आए? सब कुछ संभाल लिया? कैप्टन का चेहरा गहरा पड़ गया। नहीं, मिशन टर्मिनेट करना पड़ा। शाओचोंग की दी हुई इंटेलिजेंस गलत थी। टारगेट लेवल 1 नहीं है, वो पहले ही लेवल 2, शायद उससे भी ऊपर पहुंच चुका है। मैनेजर शाओ का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। लेवल 2? कैप्टन ने गंभीर आवाज में कहा। हाँ, और हाइजे जिंग के ऑब्जर्वेशन के मुताबिक उसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी लेवल 3 के बराबर है। हमें पीछे हटना पड़ा, वरना पूरी टीम खत्म हो जाती। कुछ पल तक शाओ चुप रहा। कमरे में माहौल भारी हो गया। फिर उसने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, सेकंड रैंक अपर लेवल और ताकत लेवल 3 के बराबर। उसका चेहरा और गहरा पड़ गया। आखिर शाओ चोंगलिन सोच क्या रहा है? क्या वो सच में किसी सू जिंगमिंग जैसे आदमी को नाराज करने की हिम्मत रखता है? मैनेजर शाओ एक पल को जैसे जम गया। कैप्टन की बात पूरी होते ही उसने पूछा, रुको, टारगेट का नाम फिर से क्या कहा तुमने? कैप्टन ने संक्षिप्त वर्णन दिया। लंबा चौड़े कंधे वाला आदमी, पीठ पर हमेशा एक लंबा स्पीयर टांगे रहता है। शाओ के माथे पर पसीना झलक उठा। उसकी आवाज कांपी, नहीं, ये तो नहीं हो सकता। टेबल के उस पार बैठे मैनेजर वॉन्ग का चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो गया। वो गुस्से में गरजा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सू जिंगमिंग जैसे आदमी पर हमला करवाने की? उसने मेज पर जोर से मुक्का मारा। कप कांप उठे। कमरे में एक झटका सा दौड़ गया। शाओ घबराकर बोला, सर, मैं समझा सकता हूं,
ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैनेजर वोंग ने कहा। वो सिर्फ एक छोटे स्तर का सेकंड लेवल है, इससे निपटने की जरूरत नहीं। भारी आवाज में वोंग ने उसे बीच में काट दिया। मुझसे झूठ मत बोलो। उसने वह टैबलेट पकड़ लिया जो शियाओ इस्तेमाल कर रहा था और फाइल स्क्रॉल करते हुए पढ़ने लगा। हर एक विवरण जैसे कोई थप्पड़ था। जांग नान प्रोविंस का नंबर 1 स्कोरर, मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ सुपरनैचुरल पावर, एक्सक्लूसिव मेंटोर यंग जिंगटियन एंड अपर सेकंड लेवल एट 18। क्या तुम पागल हो? शियाओ का चेहरा सफेद पड़ गया। मुझे पता ही नहीं था। वोंग का जबड़ा कस गया। अब समझे, यह कोई सड़क का गुंडा नहीं है जिसे तुम हायर्ड स्ट्रॉन्गमैन से डरा सको। ये वह आदमी है जिसे एक मास्टर लेवल फिगर भी नोटिस करेगा। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। उसकी आवाज में कोई गुजारिश की गुंजाइश नहीं थी। शियाओ इतने नीचे झुका कि उसकी पीठ में दर्द सा उठा। समझ गया सर, मेरे को माफ कर दीजिए। इस बार मैंने बिना सोचे समझे कुछ बहुत ही गलत कदम उठाने वाला था और यह सब उस छविंदर चुनलिन की वजह से हुआ। रुको, मैं अभी उसे बुलाता हूं। तभी कुछ बॉडीगार्ड अंदर आते हैं और चुनलिन को घसीट कर सामने लाते हैं। चुनलिन की हालत पहले से ही बदतर थी। वह कांपते हुए हकलाती आवाज में कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। ये सब अनजाने में हुआ है। मैं कसम खाता हूं दोबारा ऐसा नहीं होगा। मेरे ऊपर तरस खाइए और एक मौका दे दीजिए। भाई मैनेजर उसके सिर पर हाथ रखते हुए ठंडी आवाज में कहता है, तुमने इस बार अपनी औकात से भी ज्यादा बड़ी भूल कर दी है और इसे किसी भी हालत में हम इग्नोर नहीं कर सकते। तुम्हें अब इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। इतना कहते हुए मैनेजर अपने हाथ का दबाव बढ़ाता है और टोमेटो को पिचका देता है। फिर डायरेक्टर की ओर झुकते हुए कहता है, अब देखिए सर, मुझे माफ कर दीजिए। इन सब के पीछे जो असली मास्टरमाइंड था उसे मैंने सजा दे दी है। डायरेक्टर का चेहरा सख्त हो जाता है। वह ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, क्या बस इतना ही? तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया? तुमने जो ये गलती की है, अगर बाहर किसी को भी पता चल गया तो तुम नहीं जानते कि वो डीन कितना ज्यादा रूथलेस है। समझ लो, हमारा पूरा एम्पायर एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट और बाकी लोग बस देखते रहेंगे और हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वह गहरी सांस लेकर आदेश देता है, तो अब मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा है। इस सिचुएशन से जुड़ा हर इंसान गायब कर दो। डायरेक्टर अपने गार्ड्स की ओर इशारा करता है, इसे लेकर जाओ और साथ में टाइगर स्कॉट को भी उठा लो। एक बॉडीगार्ड मैनेजर को पकड़कर घसीटने लगता है। मैनेजर जमीन पर गिरते हुए चिल्लाता है, प्लीज एक बार मौका दे दीजिए। ये गलती और ये थोपड़ा दोबारा कभी नहीं रिपीट होगा। लेकिन उसे बख्शा नहीं जा सकता। कुछ वक्त बाद वही दृश्य फिर से वहीं हुआ। मैनेजर अपने चंद लोगों के साथ किसी का इंतजार करते हुए एक जगह खड़ा था। चारों ओर हंटर जैसे लोग दर्शक बनकर इकट्ठा हो गए थे। सब आपस में फुसफुसा रहे थे। यहां सप्लाई बेस का डायरेक्टर भी मौजूद था और साथ ही दूसरे डिपार्टमेंट्स के मैनेजर भी। मटेरियल खरीदने वाले जू को छोड़कर सभी लोग मौजूद थे। तभी एक लड़की पूछती है, यहां कोई सेलिब्रिटी आने वाला है क्या? दूसरी तरफ पियान भी अपने गिरोह के साथ वहीं खड़ा था। उनके लीडर, वो ब्लडी हेयर वाला, अपनी उंगली से एक तरफ इशारा करते हुए कहता है, देखो वही तो है, मुंडो यूनिवर्सिटी वाला लड़का। पियान इधर उधर घूरते हुए बोलता है, कहां, किस तरफ दिख रहा है? उसी समय जो अंदर आ रहा था। डायरेक्टर मंच की ओर बढ़कर अपना परिचय देता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लाड डेचकियां बातें कर रही थीं। पियान हैरान होकर कहती हैं, ये तो वही लड़का है। उनके लीडर और भी चौंकते हुए कहते हैं, अगर बेस का डायरेक्टर सीधे देखने के लिए आया है तो समझो ये सिर्फ कोई मामूली मोटो यूनिवर्सिटी का छात्र नहीं है। इसकी पहचान बहुत ज्यादा डरावनी हो सकती है। डायरेक्टर सिर झुकाकर जू से माफी मांगता है और कहता है, ये सब हमारे पुराने दोस्त थे। हमने उस जालिनी को बाहर छोड़ा था। उसने आपका अपमान करने की हिम्मत की, पर चिंता मत कीजिए, हमने उसे उसकी सजा दे दी है और जो भी लोग उसके साथ जुड़े थे उन्हें जीवन सुधार की सजा दी गई है। अब उनकी जिंदगी सड़क के पीछे गुजरेगी। आपकी असहजता के लिए हम कुछ माफी गिफ्ट लेकर आए हैं। फिर वह एक हाथ से इशारा करता है।
किसी लड़की को आगे आने को कहकर। भाई, जो मन ही मन सोच रहा था, ये आदमी बेस का डायरेक्टर है। मतलब ये सच में हद से ज्यादा रूथलेस होगा। अगर ये कह रहा है कि उसने अपने लोगों का ध्यान रख लिया है, तो यकीनन वो बात झूठ नहीं हो सकती। पता नहीं उस चुनलिन का क्या हाल किया होगा। उसे क्या पता था, उस चुनलिन की आत्मा शायद अगले 10 जन्मों तक भी जू को ऑफेंड करने की गलती पर पछतावा करती रहेगी। तभी वो लड़की एक प्लेट पर काले रंग का ब्लैक कार्ड लेकर आती है। मैनेजर मुस्कुराते हुए समझाता है, इस कार्ड के जरिए आप जब चाहें हमारे बेस में आ सकते हैं, जितना वक्त चाहें यहां रुक सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसके अलावा अगर आप हमारे बेस से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको सीधा 20% डिस्काउंट मिलेगा। वह थोड़ी देर रुकता है, फिर अपने हाथ में चमकती हुई एक स्पेस रिंग दिखाता है। और यह रहा हमारा छोटा सा गिफ्ट। इसके अंदर 1 मीटर तक का खाली स्पेस है। इसमें आप जो चाहें स्टोर कर सकते हैं। सू उस रिंग को देखकर हैरान रह जाता है। वह मन में सोचता है, स्पेस रिंग, यही तो चीज मुझे चाहिए थी।